15 मई सन 2026 इंडिया की चीफ जस्टिस सूर्यकांत एक कोर्ट हियरिंग में कुछ बोलते हैं इंडिया की अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे में। Have you seen there are youngsters like cockroaches? वो कहते हैं कि ये लोग बेरोजगार हैं और सोसाइटी में कॉकरोचेस की तरह हैं। कोर्ट हियरिंग में कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा, और इंडिया के बेरोजगार नौजवानों ने उस पर जवाब दिया, और जवाब ऐसे दिया जैसे 2026 का नौजवान दे सकता है। उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। 3 दिन के अंदर 3.5 लाख लोगों ने रजिस्टर किया और अब तक इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, यानी बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से भी ज्यादा। और ट्विटर पर, एक्स पर इनके फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, लेकिन इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए इंडिया की गवर्नमेंट ने एक्स पर इनका अकाउंट विदहेल्ड कर दिया। एक सैटारिकल पार्टी जिसका फाउंडर बॉस्टन यूनिवर्सिटी में 30 साल का एक पीआर का स्टूडेंट है, शिकागो में बैठा है। इस पार्टी का फ्यूचर क्या है? क्या ये पॉलिटिकल पार्टी कि जिसने अपना मैनिफेस्टो भी लॉन्च कर दिया है, कोई फ्यूचर इंडिया की पॉलिटिक्स में रखती है? या ये पार्टी सिर्फ मीम की हद तक रह जाएगी? आपको बहुत से बॉलीवुड के नाम सुनने को मिल रहे हैं, आपको पॉलिटिशियंस के नाम सुनने को मिल रहे हैं जिन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन अगर इतनी बड़ी तब्दीली इंडिया में आती है तो उसका पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? और मेरे उस्ताद डॉक्टर इसरार अहमद डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहते थे, आज इस सब पर से पर्दा उठाते हैं। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। 15 मई सन 2026 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत एक हियरिंग में बोलते हैं। और कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है एक स्टूडेंट के केस का, और उस स्टूडेंट के केस में उन्होंने बेरोजगार नौजवानों को पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये लोग कॉकरोचेस हैं जो सिस्टम पर पैरासाइट की तरह हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बाद में क्लैरिफिकेशन भी दी, माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरा मतलब जजमेंट पास करने का नहीं था, बल्कि मैं एक ऑब्जर्वेशन दे रहा था, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। जब इंडिया के चीफ जस्टिस का बयान आता है एक ऐसी जनरेशन के लिए जो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, तो डैमेज तो हो चुका है। अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है सीजीआई के बयान से। और एक 30 साल का नौजवान जो कि बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पीआर का स्टूडेंट है और उसका नाम है अभिजीत दिपके, वो अगले दिन 16 मई को एक वेबसाइट लाइव करता है और टैगलाइन है वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। एक गूगल फॉर्म बनाता है मेंबरशिप का, एक इंस्टाग्राम का अकाउंट, एक एक्स हैंडल, और 48 घंटे के अंदर 40,000 मेंबर्स हो जाते हैं। फिर 1 लाख होते हैं, फिर 3.5 लाख होते हैं, और 6 दिनों के अंदर इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं, यानी बीजेपी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम से भी ज्यादा। इनफैक्ट बीजेपी के इंस्टाग्राम पर जितने फॉलोअर्स हैं उसके डबल से भी ज्यादा। और बीजेपी को तो आप जानते हैं, बीजेपी वो पार्टी है जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने का दावा करती है। और फिर इंडिया की गवर्नमेंट ने कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स हैंडल उसको विदहेल्ड कर दिया ताकि ये मजीद मशहूर ना हो पाए। इंडिया में एक्सेस बंद। फाउंडर अभिजीत दिपके ने शिकागो से अल जजीरा को इंटरव्यू दिया और उसने जो कहा ये बड़ा मायने रखता है। उसने कहा कि दोज इन पावर think citizens are cockroaches and parasites. They should know that cockroaches breed in rotten places. That's what India is today. ये एक लाइन बहुत कुछ कह देती है। अब जरा पार्टी के मैनिफेस्टो को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, यूथ रिप्रेजेंटेशन है, सैटारिकल पॉलिसीज हैं। वो अपने कैंडिडेट को कंटेस्ट करवाना चाहते हैं बिहार के बांकीपुर असेंबली के बाय इलेक्शंस में, यानी ये मूवमेंट ऑनलाइन से ऑफलाइन आना चाहती है। और नोटेबल पॉलिटिशियंस भी इस मूवमेंट में पब्लिकली ज्वाइन कर रहे हैं। टीएमसी के महुआ मोइत्रा, फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन कीर्ति आजाद, और फिर बॉलीवुड के कितने नाम आप जानते हैं कि जो ऑलरेडी कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब इतनी बड़ी मूवमेंट बन जाती है तो फिर एक सवाल तो बनता है कि ये जितनी मूवमेंट बन रही है, क्या ये एक जज की स्टेटमेंट पर आने वाले गुस्से से पैदा हुई है,
या इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक रियलिटी मौजूद है? सबसे पहले ये समझते हैं कि इस वक्त इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। मार्च 2026 के डेटा के मुताबिक 15 साल से लेकर 29 साल को जो ये एज ब्रैकेट है, इसमें 15.2% अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन वर्ल्ड बैंक इससे एग्री नहीं करता। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2025 में 16% अनएम्प्लॉयमेंट थी। लेकिन ये जो नंबर है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसको आपने जब भी देखना है इसको कॉन्टेक्स्ट में देखना है। इंडिया में हर साल तकरीबन 1 करोड़ नौजवान लेबर फोर्स में एंटर करता है। इकोनॉमी कितनी जॉब्स क्रिएट करती है? गवर्नमेंट के अपने डेटा के मुताबिक बहुत कम, और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ऑन टॉप है। 2025 में इंडिया में PLFS की एनुअल रिपोर्ट आई, और वो एनुअल रिपोर्ट खुद कहती है कि सेकेंडरी एजुकेशन और इससे ऊपर के लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट 6.5% है। यानी डिग्री लेने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोई रिस्पेक्टेबल काम मिलेगा। तो यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट तो बनती है। वो जनरेशन इमेजिन करें जो पढ़ती है, मेहनत करती है, जनरेशन दर जनरेशन काम करती है, जब वो कमाने के काबिल होती है, रोजगार ढूंढती है, तब उसको एहसास होता है कि ये सिस्टम तो उसके लिए बना ही नहीं है। और ऑन टॉप ऑफ दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कमेंट्स आ जाते हैं कि ये लोग कॉकरोचेस की तरह हैं। तो ये एक ऐसी इंसल्ट है, ऐसी बेइज्जती है कि जिसने चिंगारी का काम किया उस बारूद पे जो पहले से इकट्ठा कर रखा था। इंटरनेशनल मीडिया ने इस मूवमेंट को क्या कहा? रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस, डॉयचे वेल, फोर्ब्स, अल जजीरा, सब ने इसको कवर किया है। अल जजीरा ने कहा है कि इंडिया में यूथ फ्रस्ट्रेशन ओवर अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल एलियनेशन, इन सब का ये रिफ्लेक्शन है। तो यहां पर एक सवाल बनता है कि करंट रूलिंग पार्टी बीजेपी है। बीजेपी की अपनी परफॉर्मेंस कैसी है इंडिया में, जिसके ऊपर यूथ की इतनी फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है? सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी इस वक्त खड़ी कहां है। बीजेपी 2014 से हुकूमत में है, विच मीन्स तकरीबन 12 साल, और 12 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। और एंटाई बीजेपी सेंटिमेंट जो 2014 में एक माइनॉरिटी था, अब वो मेन स्ट्रीम फ्रस्ट्रेशन बन चुका है। अब उसकी 3 वजूहात हैं, तीनों की तीनों डॉक्यूमेंटेड हैं और स्पेसिफिक है। पहली बड़ी वजह है इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का गैप। 2014 में बीजेपी ने अच्छे दिन का प्रॉमिस किया, 2 करोड़ जॉब्स पर ईयर का वादा किया गया इंडिया की आवाम से, पर वो टारगेट कंसिस्टेंटली मिस होता रहा है। जीडीपी की ग्रोथ अच्छी रही, लेकिन जॉब क्रिएशन वो जीडीपी की ग्रोथ के साथ प्रोपोर्शनेट रही ही नहीं। दूसरा बड़ा रीजन वो है प्रेस फ्रीडम। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, उसके अंदर इंडिया पता है कहां है? 180 मुल्कों की लिस्ट है, इंडिया 159th पोजीशन पे है। और मजे की बात पता है क्या है? 2014 में इंडिया 140 पे था। तो कॉन्टिन्यूसली इंडिया के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म होता जा रहा है, थैंक्स टू बीजेपी। और तीसरा जो बड़ा रीजन है वो है ऑपोजिशन प्रॉब्लम। इंडिया में इस वक्त कोई मेन स्ट्रीम ऑपोजिशन है ही नहीं। इंडिया अलायंस जो 2023 में बनाया गया, वो 2024 के इलेक्शंस में कुछ सीट्स जीतने के बाद एक बार फिर फ्रेगमेंटेड हो गया। कांग्रेस जो कि एक मेन ऑपोजिशन पार्टी समझी जाती है, वो हर बार अपने आप को रीब्रांड करती रहती है और हर बार फेल हो जाती है, थैंक्स टू राहुल गांधी। और फिर वो पैटर्न तो आप ऑलरेडी जानते हैं जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में होता है। जब एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन एब्सेंट होती है तो क्या होता है? एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और इस वैक्यूम को भरना जरूरी होता है। या तो वो वैक्यूम किसी मीम पार्टी से भरा जाएगा, या किसी फ्रेंच मूवमेंट से भरा जाएगा, या फिर सोशल मीडिया रेवोल्यूशन से भरा जाएगा। इंडिया की ऑपोजिशन आज इतनी कमजोर है कि बॉस्टन यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ एक पीआर का स्टूडेंट एक सैटायरिकल पार्टी से बीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को एक दिन में खत्म कर देता है, उसको क्रॉस करके आगे निकल जाता है। और ये हंसने वाली बात नहीं है, ये एक अलार्मिंग डेमोक्रेटिक इंडिकेटर है। लेकिन फिर एक सवाल यहां और खड़ा होता है, क्या इंडिया की तारीख में पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है? और अगर हो चुका है तो उसका नतीजा क्या निकला था? सन 2011
अन्ना हजारे, एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर और सोशल एक्टिविस्ट ने जंतर मंतर पर एक हंगर स्ट्राइक कर दिया। जान लोकपाल बिल लेकर आए और एंटी करप्शन मूवमेंट का आगाज हो गया। जो भीड़ आप 2011 में देख रहे थे, अन्ना हजारे की निकाली हुई इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये बिल्कुल वैसी ही भीड़ है जो 2026 में कॉकरोच जनता पार्टी ने पैदा की। लाखों लोग 2011 में बाहर निकले। ऑनलाइन, ऑफलाइन, क्रॉस पार्टी सपोर्ट, सेलिब्रिटीज थे, बिजनेसमैन थे, स्टूडेंट थे, पर इस मूवमेंट से एक नाम बाहर निकला और वो नाम है अरविंद केजरीवाल। IIT का ग्रेजुएट, फॉर्मर सिविल सर्वेंट, उसने डिसाइड किया कि इस प्रोटेस्ट से आगे जाना चाहिए, पॉलिटिक्स में दाखिल होना चाहिए। अन्ना हजारे ने कहा नहीं, मूवमेंट को पॉलिटिसाइज मत करो, लेकिन केजरीवाल ने नहीं सुना और नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी यानी आप का आगाज हुआ। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एक लेसन है जिससे हर पॉलिटिकल मूवमेंट को समझना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने 2013 में दिल्ली में गवर्नमेंट बनाई और 49 दिनों के अंदर ही रिजाइन कर दिया। फिर 2015 में वापस आए और 70 में से 67 सीट्स हासिल की, यानी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। इंडिया में इतना बड़ा सेटबैक कभी देखने को नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस पार्टी के अंदर इंटरनल फाइट्स हुई, फाउंडर मेंबर्स ने पार्टी छोड़ना शुरू कर दी। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और मयंक गांधी जैसे वो लोग जो मूवमेंट का कोर थे, एक एक करके या तो पार्टी छोड़कर चले गए या पार्टी से निकाले गए। अरविंद केजरीवाल खुद करप्शन केस में फंस गए, लिकर पॉलिसी स्कैम में जेल गए, बेल पर बाहर आए और 2025 के दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने 70 में से पता है कितनी सीट्स हासिल की? सिर्फ 22। यानी 2015 में 70 में से 67 सीट्स हासिल करने वाली पार्टी 2025 में सिर्फ 22 सीट्स हासिल करती है। अ 10-year arc from a revolution to being irrelevant। अन्ना हजारे ने बाद में कहा और ये डॉक्यूमेंटेड है कि आई होप नो केजरीवाल कम्स आउट ऑफ माई मूवमेंट अगेन। ये एक सीधा ब्रूटल असेसमेंट था अपनी खुद की मूवमेंट के हेयर के बारे में। अब यहां पर मैं आपको कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में अपना एनालिसिस दे रहा हूं और ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि ये मेरी अपनी असेसमेंट है। प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन पैटर्न को तो स्टडी करना पॉसिबल है ना। सो कॉकरोच जनता पार्टी के सामने मेरे ख्याल में इस वक्त 3 सिनारियोज हैं। लेट्स कॉल ईच सिनारियो अ पर्टिकुलर नेम। पहला सिनारियो ये है कि मीम पार्टी स्टेज मीम, यानी वो फॉलोअर्स जो वायरल मोमेंट के लिए आए थे, एक्साइटमेंट में उन्होंने ज्वाइन किया था, जब नेक्स्ट बिग थिंग आएगी वो चले जाते हैं। और फाउंडर एम्बिशियस है, लेकिन बॉस्टन में बैठकर इंडिया में पॉलिटिक्स करना लॉजिस्टिकली एक नाइटमेयर है। इंडिया में इस तरीके से काम होता नहीं है। बांकीपुर बाय इलेक्शन में मान लेते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी अपना एक कैंडिडेट उतार भी पाती है, ये भी हो जाता है, और इमेजिन करें वो कैंडिडेट हार जाता है, तो ये जो जितना शाइनिंग मोमेंट है ये पूरा मोमेंट खत्म हो जाता है। यानी आम आदमी पार्टी का एक पैरेलल ड्रॉ हो जाएगा। अन्ना हजारे मूवमेंट का वो फेज जो वायरल था, मूवमेंट ने किया क्या? अन्ना हजारे की मूवमेंट ने सिर्फ एक नेता को, एक लीडर को प्रोड्यूस किया, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के पास अभी तक वो नेता भी नहीं है जिसको ये सामने रख सकते हैं। दूसरा सिनारियो, और उसको कहते हैं कोऑप्टेशन, यानी ऑपोजिशन पार्टीज, कांग्रेस, टीएमसी, जिन्होंने पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी में मेंबरशिप ज्वाइन करना शुरू कर दी है, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद, ये वो पॉलिटिशियंस हैं जो ऑलरेडी पार्टीज में थे। जब एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियन एक ग्रास रूट से उठने वाली मूवमेंट को ज्वाइन करता है ना, तो वो मूवमेंट को यूज करने के लिए करता है, उसको सर्व करने के लिए नहीं करता है। आम आदमी पार्टी से जरा पैरेलल ड्रॉ कर लें। 2011 में आरएसएस ने अन्ना हजारे की मूवमेंट को बीजेपी के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जब बीजेपी आगे बढ़ गई तो क्या हुआ? बीजेपी ने वो मूवमेंट छोड़ दी। तीसरा सिनारियो है जिसको मैं कहूंगा कि एक जेन्युइन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का सिनारियो है। जरा इमेजिन करें कि कॉकरोच जनता पार्टी एक रियल स्ट्रक्चर बनाती है,
लोकल लीडरशिप डेवलप करती है, फंडिंग को ट्रांसपेरेंट रखती है, इश्यूज को स्पेसिफिक करती है, बजाय इसके कि वी आर अनएम्प्लॉयड, इससे आगे बढ़ती है और कहती है कि हेयर इज आवर पॉलिसी ऑन जॉब क्रिएशन, ऐसा कुछ करती है और फाउंडर पर्सनल एम्बिशन को छोड़कर मिशन के पीछे लग जाते हैं। ये पॉसिबल तो है, लेकिन हिस्टोरिकली कभी ऐसा हुआ है? हिस्टोरिकली ये सिनारियो इंतहाई रेयर है। तो मेरा एनालिसिस ये है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके 2 करोड़ इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हो चुके हैं, ये एक रियल फ्रस्ट्रेशन का रिफ्लेक्शन है। लेकिन इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स का मतलब वोट नहीं होता है। और इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो दिहाइयों से एनरिच्ड है, वो मीम मूवमेंट को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है। सो कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ तभी सरवाइव कर सकती है जब वो अपने इस वायरल मोमेंट से बाहर निकलेगी। और अभी तक ये एक मिरर है जो इंडिया के प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट तो कर रहा है, लेकिन मिरर से पार्टी बनने में मेहनत लगती है और ये ऑल टुगेदर बड़ा मुश्किल और बड़ा मुनफरिद काम है। अब इस डेमोक्रेसी के ढकोसले को लेकर मैं आपके साथ एक और पर्सपेक्टिव शेयर करता हूं, और ये पर्सपेक्टिव मुझे ज़ाती तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। डॉक्टर इसरार अहमद, मेरे उस्ताद, जो 2010 में रहलत फरमा गए, उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ कहा है और जो उन्होंने कहा है वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। डॉक्टर इसरार अहमद एक क्रिटिक रहे हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी के, और ये डॉक्यूमेंटेड है। आपको न्यूज़पेपर्स मिल जाएंगे, डॉन में आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आपको स्कॉलरली पेपर्स मिल जाएंगे, सब कुछ रेफरेंस्ड है। लेकिन उनका क्रिटिसिज्म एक न्यूआंस्ड है। वो सिर्फ डेमोक्रेसी बुरी है, ये अच्छी चीज़ नहीं, ये कहकर नहीं चले गए। उन्होंने उसका एक कोर आर्ग्यूमेंट दिया है, और वो कोर आर्ग्यूमेंट ये है कि डेमोक्रेसी की फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी ये है कि मेजॉरिटी का वोट सबसे ऊपर है। इस्लाम की फिलॉसफी क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म सबसे ऊपर है, और ये दोनों एक वक्त में एक जगह किसी भी सिनारियो में कभी फिट नहीं हो सकते। डॉक्टर इसरार अहमद का कहना यह था कि इस्लाम में गवर्नेंस का मॉडल खिलाफत का है, एक स्पेसिफिक खिलाफत का मॉडल है। उनका मॉडल ये था कि पहला काम ये करो कि एक रेवोल्यूशनरी ट्रेनिंग की जमात बनाओ जो कुरान से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। सिर्फ पॉलिटिकली एम्बिशियस लोग नहीं, बल्कि मॉरली ट्रेंड लोग हो। फिर दूसरा काम ये कि उस जमात का पब्लिक के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो, यानी कोई वॉलंटरी एलिजियंस हो, ना कि इलेक्टोरल फोर्स। और फिर तीसरा ये कि एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन हो जो कुरान और सुन्नत को प्राइमरी लॉ बनाए। पार्लियामेंट ऐसा कोई डिसीजन नहीं दे सकती, कोई कानून नहीं बना सकती जो कुरान और सुन्नत के मनाफी हो। और आज आपको पाकिस्तान में बहुत से ऐसे कवानीन मिलते हैं कि जो दीन के साथ मुताबिकत नहीं रखते। उन्होंने जमात इस्लामी छोड़ी 1957 में, क्योंकि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए थे, और उनका कहना था कि सिस्टम के अंदर रहकर आप तब्दीली नहीं ला सकते। तब्दीली लाने के लिए आपको सिस्टम से बाहर रहना होगा। अगर आप सिस्टम के अंदर गए तो सिस्टम आपको बदल देगा, आप सिस्टम को नहीं बदल पाएंगे। और आम आदमी पार्टी की कहानी और कॉकरोच जनता पार्टी की पोटेंशियल कहानी डॉक्टर इसरार की वो बात कंफर्म करती है कि जो लोग सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं वो सिस्टम को अंदर से नहीं, सिस्टम को बाहर से बदलते हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर इसरार का जो बनाया हुआ मॉडल है वो आज प्रैक्टिकल है या आज फौरन इम्प्लीमेंट हो सकता है। वो खुद कहते थे कि कंडीशंस पहले बनानी पड़ती हैं, पहले लोग बनाने पड़ते हैं, पहले सिस्टम बनाने पड़ते हैं। लेकिन उनका कोर डायग्नोसिस ये है कि प्रॉब्लम सिस्टम का स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिक पार्टी का नहीं। ये डायग्नोसिस कल भी उतना ही दुरुस्त था और आज भी उतना ही दुरुस्त है। रही बात पाकिस्तान में ये इनकलाब आ सकता है जो कुछ इंडिया में हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर, क्या पाकिस्तान में लोग सड़कों पर आ सकते हैं? क्या पाकिस्तान में ऐसा इनकलाब आ सकता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरा जवाब है नहीं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में लोगों को अब सड़कों पर आने की आदत नहीं रही। पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि तब्दीली आए, हम चाहते हैं कि इनकलाब आए, लेकिन सड़क पर अगर कोई खून बहाए तो किसी और के बच्चे हों, मेरा बच्चा नहीं। किसी और का बच्चा लाठी खाए, मेरा बच्चा नहीं। किसी और का बच्चा मरे, मेरा बच्चा नहीं।
इनकलाब इस तरीके से नहीं आते। इनकलाब हाथ में आईफोन पकड़े हुए एयर कंडीशन कमरों में बैठकर एसयूवी तशरीफ के नीचे दबाकर नहीं आया करते। इनकलाब तब आते हैं जब पेट भूखा होता है, जब रात को रोटी नहीं होती है, जब दवाई के पैसे नहीं होते, जब जुल्म जालिम का बढ़ता चला जाता है। इनकलाब तब आते हैं। इनकलाब तब आते हैं जब पूरी कौम गरीब हो जाती है। इनकलाब तब नहीं आते कि जब कॉफ़ी शॉप पर कॉफ़ी शॉप खुल रही हो, जब अमारत के नजराने पेश किए जा रहे हो, जब जगह जगह पर दौलत की नुमाइश हो। इनकलाब तब नहीं आते। इनकलाब तब आते हैं जब खुद को दर्द महसूस होता है, खुद को तकलीफ होती है, किसी और की तकलीफ से नहीं। जब कभी बैठ के रोते हैं वो बेकस जिनके, जब कभी बैठ के रोते हैं वो बेकस जिनके अश्क आंखों में बिलकते हुए सो जाते हैं। नातवानों के निवालों पे झपटते हैं उकाब, बाजू तोले हुए मंडलाते हुए आते हैं। जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है। आग सी सीने में रह रह के उबलती है, न पूछ अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता है।